है तो आपको देखना है कि जो प्रोडक्ट है वो आपका ना तो पॉलीमर होना चाहिए और ना ही मोनोमर हो। आप ध्यान रखें, ना तो ये पॉलीमर हो और ना ही मोनोमर हो। अगर ये पॉलीमर है तो इसका मतलब है डाइजेशन अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है। अगर ये मोनोमर है तो इसका मतलब है कि ये करामात इसकी नहीं है। ये करामात किसकी है? तो ये हम कहेंगे इंटेस्टाइनल जूस का काम है। तो पैंक्रियाज से जब भी डाइजेशन कराएंगे तो आप चलते हुए प्रोडक्ट बनेंगे। ये प्रोडक्ट हमेशा क्या रहने चाहिए? एटलीस्ट डाइमर, यानी कि आप कम से कम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल को साथ रख करके छोड़ दें। अगर आप ध्यान दें तो जब मैंने लिखा न्यूक्लियोसाइड मतलब नाइट्रोजनस बेस ऑफ शुगर, जब मैंने यहां लिखा मोनोग्लिसराइड तो मतलब फैटी एसिड ऑफ ग्लिसरॉल, जब मैं यहां लिख रहा हूं डाइसैकेराइड तो इसका मतलब है कि मैं यहां बात कर रहा हूं कि यहां पर 2 मोनोसैकेराइड साथ में है। इससे पिछले वाली रिएक्शन में जब हमने लिखा मोनोसैकेराइड सॉरी डाइपेप्टाइड, तो डाइपेप्टाइड का मतलब था कि 2 अमीनो एसिड साथ हैं। यानी कि आपको क्या करना है कि डाइजेशन को आप लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाएंगे एकदम लास्ट पर, लास्ट से एक कदम पीछे ला करके छोड़ देंगे। यानी कि हम बात क्या कर रहे हैं? तो हम बात ये कह रहे हैं कि आपके पास था स्टार्च। स्टार्च को जब तोड़ते हैं तो क्या बनता है? माल्टोज। इसको तोड़ा तो क्या बना? ग्लूकोज। ये आपका एंड प्रोडक्ट है। तो क्या इसे बनाना है? नहीं, इसको नहीं बनाना, यहां पे छोड़ देना है। वहीं पर आपके पास था प्रोटीन, आपने तोड़ा तो आपसे प्रोटियोज पेप्टोन बने, फिर उसके बाद क्या बना? डाइपेप्टाइड। इससे क्या बनेगा? अमीनो एसिड। क्या इसे बनाए? नहीं, यहां पे छोड़ देते हैं। फिर हमने कहा कि द सेम फैशन आपके पास था ट्राइग्लिसराइड, आपने तोड़ा तो डाई और मोनोग्लिसराइड बने। इसको अगर हम तोड़ दें तो अब यहां क्या होगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा। तो क्या इस स्टेप को कराना है? नहीं। ऐसे ही अगर हम देखें तो जो न्यूक्लिक एसिड है उससे बना आपका न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, अगर हम इनको तोड़ दें तो यहाँ पे शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस अलग हो जाएगा। तो इस स्टेप को भी ऑपरेट नहीं कराना है। ध्यान रखना है कि ये जो लास्ट के स्टेप है इनको बेटा ऑपरेट कौन कराएगा? इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइनल जूस या सकस एंटेरिकस के जो एंजाइम है वो इन प्रोडक्ट को बनाएंगे। मतलब कि आप जब भी अगर देखें कि पैंक्रियाज अगर डाइजेशन कर रहा है तो आपको देखना है कि जो प्रोडक्ट है वो आपका ना तो पॉलीमर होना चाहिए और ना ही मोनोमर हो। आप ध्यान रखें, ना तो ये पॉलीमर हो और ना ही मोनोमर हो। अगर ये पॉलीमर है तो इसका मतलब है डाइजेशन अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है। अगर ये मोनोमर है तो इसका मतलब है कि ये करामात इसकी नहीं है। ये करामात किसकी है? तो ये हम कहेंगे इंटेस्टाइनल जूस का काम है। तो पैंक्रियाज से जब भी डाइजेशन कराएंगे तो आप चलते हुए लास्ट स्टेप पे जाएंगे, पर लास्ट स्टेप से एक कदम पीछे आ जाएंगे। तो वो रिएक्शन सारी कौन कराएगा? पैंक्रियाटिक जूस में सारी रिएक्शंस कराएंगे। अब पैंक्रियाटिक जूस के बाद जो फूड के प्रोडक्ट बने, अब इन प्रोडक्ट के ऊपर एक्शन कौन करेगा? तो हम कहते हैं कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर अब काम कौन करता है? सकस एंटेरिकस काम करेगा। तो अब काम बेटा किससे कराना है? हमको सकस एंटेरिकस से काम कराना है। और आपको अगर याद हो तो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट हिस्टोलॉजी तब मैंने आपको बताया था कि सकस एंटेरिकस में होता क्या क्या है। तो हमने कहा था कि सकस एंटेरिकस हम जिसे कहते हैं इसके अंदर होगा सेक्रीशन ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन। तो अपन ने क्या कहा? सेक्रीशन ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन। फिर हमने कहा इसमें सेक्रीशन ऑफ गोबलेट सेल और सेक्रीशन ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड, ये 3 चीजें इसके अंदर शामिल होगी। इन तीनों को मिला करके ही अब क्या बोलते हैं? सकस एंटेरिकस कहते हैं। यहां पर अगर ध्यान देंगे तो जो क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन है वही से एंजाइम आते हैं। एंजाइम सारे यहीं से आएंगे ना भाई। गोबलेट सेल से तो म्यूकस आता है, और यहाँ जो ब्रूनर्स ग्लैंड है इससे भी हमने बात की थी, नॉन एंजाइमेटिक एल्कलाइन म्यूकस आएगा। तो जितने भी एंजाइम आने हैं वो किससे आएंगे? क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन से। और क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन को बनाने वाली सेल कौन सी है? तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये सेल आपको समझ में आती है कि यह है आपकी ब्रश बॉर्डर सेल। सेल यहां पर कौन सी होगी बेटा? ब्रश बॉर्डर सेल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं कह क्या रहा हूं? सेल कौन सी है? ब्रश बॉर्डर सेल। अगर इसको सेक्रीट करने वाली सेल ब्रश बॉर्डर है
तो यहां पर जो एंजाइम्स काम आते हैं, इन एंजाइम्स को भी हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्रश बॉर्डर एंजाइम। तो इन एंजाइम्स को भी क्या कहा जाएगा? ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स कहा जाएगा। तो ब्रश बॉर्डर एंजाइम किसका सेक्रीशन करते हैं? इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम्स का। तो इंटेस्टाइनल जूस के जितने भी एंजाइम हैं, ऑल ऑफ देम आर नेम्ड एज ब्रश बॉर्डर एंजाइम। और इनको ब्रश बॉर्डर एंजाइम क्यों कहा जाता है? तो हम कह इसलिए रहे हैं क्योंकि सेक्रीट करने वाली सेल आपकी कैसी है? ब्रश बॉर्डर है। तो सेक्रेटरी सेल क्योंकि आपकी ब्रश बॉर्डर है, तो इसीलिए आप यहाँ के सेक्रीशंस में पाए जाने वाले एंजाइम्स को क्या बोलते हैं? ब्रश बॉर्डर एंजाइम। यहीं पर आप ध्यान देंगे, एनसीईआरटी एक लाइन और कहती है। एनसीईआरटी कहती है कि जो फाइनल स्टेप्स ऑफ डाइजेशन है, क्या कहा? जो फाइनल स्टेप्स ऑफ डाइजेशन है। फाइनल स्टेप ऑफ डाइजेशन का मतलब क्या हुआ? तो आप देखिए, यहां पर मैंने जिन रिएक्शंस को अभी कराने को आपसे मना किया था, अगर ये रिएक्शन करा दी जाए तो क्या बन जाएंगे? मोनोमर। यानी कि रिएक्शंस में जो स्टेप इन्वॉल्व है, ये फाइनल स्टेप है, इसके आगे डाइजेशन नहीं होना है। तो यहां पर हमने कहा कि जो फाइनल स्टेप ऑफ डाइजेशन है, दे टेक प्लेस क्लोज टू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। क्या कहा? कि दे टेक प्लेस क्लोज टू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो ये किसके समीप होते हैं? तो हमने कहा कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के एकदम पास में होते हैं, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के समीप होते हैं। अब यहां इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के पास होते हैं, इस बात को जरा समझेंगे कि मैं आखिर क्या कह रहा हूं। यहां पर देखिए, हमने एलिमेंट्री कैनाल का एक ट्रांसफर सेक्शन बनाया, और इस ट्रांसफर सेक्शन के अंदर जब अगर मैं केवल म्यूकोसा बनाऊं, तो म्यूकोसा मैंने मान लो ये बना दी कि ये सब इंटेस्टाइन की म्यूकोसा है। मैंने क्या कहा कि यहां जो फाइनल स्टेप ऑफ डाइजेशन है वो कहां हो रहा है? म्यूकोसा के पास, यानी कि कहां होता है? यहां पर। अब ध्यान देना, दो चीजें हैं। तरीका नंबर 1 कि जो भी सबस्ट्रेट है उसका डाइजेशन किया जाए यहां पर। यहां भले आप डाइजेशन कर दें, पर एब्जॉर्प्शन तो यही होना है। मतलब यहां डाइजेशन करने के लिए तो पहले एंजाइम को यहां से यहां भेजो, यहां डाइजेशन कराओ, फिर यहां का जो प्रोडक्ट है वो यहां आए, तब उसको एब्जॉर्ब करो। दूसरा तरीका यह है कि एंजाइम ये कहे कि मैं तो रहूंगा यही। एंजाइम कहां है? यहीं पर है। एंजाइम ने कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होंगे, उन मूवमेंट के दौरान अगर कोई मॉलिक्यूल मेरे पास यहां पर आया तो उस मॉलिक्यूल का मैं डाइजेशन कर दूंगा, और अगर नहीं आया तो फिर उस मॉलिक्यूल का डाइजेशन नहीं किया जाएगा। तो यहां जो रिएक्शन हो रही है वो कहां है? म्यूकोसा के पास में। तो हमने कहा कि फाइनल स्टेप्स ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस क्लोज टू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो ये जो फाइनल स्टेप है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के पास में होते हैं। अब ये फाइनल स्टेप में होना क्या क्या है उसको जरा देखिए, और बहुत आसान है इसे याद रखना। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम का नाम बेटा छत पे नहीं, छत पे कुछ दिख रहा है क्या? कि मतलब पारदर्शी कुछ नजर पाए हो, क्या अलग से कुछ दिखाई दे रहा हो, लेंटर वेंटर सब पार कर आगे नहीं, तो मैं ज्यादा अच्छे से दिखाई दूंगा, ठीक। और मुझे देखोगे तो जीवन में और कुछ शायद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग तुम्हें ज्यादा देखेंगे, ठीक। ज्यादा बेहतर है कि तुम जब तैयारी करके नीट का रिजल्ट आने के बाद जब तुम अपने घर जाओ तो लोग तुम्हें अपने घर से निकल के देखें, ताकि ये कि तुम अपने घर से निकल के लोगों को देखो, समझे? तो इधर ध्यान थोड़ा सा ज्यादा देखिए। मतलब कन्वर्सेशन चाहे जो जो जिसे कहते हैं, मतलब लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो झंडू बाम की तरफ से ही है। चलिए, हाँ बस चलो अब जरा बात करते हैं पर फाइनल क्या हुआ। तुम्हें कुछ कहना है क्या? कुछ कहना है? नहीं, चलो तो अब जरा तो लेना मेरी बात। मैंने कहा कि जो फाइनल स्टेप ऑफ डाइजेशन है इसके अंदर आपको कुछ नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना है कि सबस्ट्रेट का जो नाम है उसके नाम में क्या लगा दो? एज, तो क्या बन जाएगा? एंजाइम का नाम। अब आप देखिए, आपके पास यहां था डाइपेप्टाइड, है ना?
अब बताओ डाइपेप्टाइड के नाम में अगर मैं लगा दूं एज, तो ये नाम क्या बन जाएगा? डाइपेप्टाइडेज। और ये जो डाइपेप्टाइडेज नाम बना, इस नाम में अगर आप देखेंगे तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? अमीनो एसिड। वही डाइपेप्टाइड किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। इसी तरीके से जब आप बात करते हैं डाइसैकेराइड की, तो डाइसैकेराइड के नाम में भी अगर लगा दोगे तुम एज, तो क्या बनने वाला है? डाइसैकेराइडेज बन जाएगा। तो ये क्या हुआ? एंजाइम का नाम हो गया। और आपको प्रोडक्ट पता है कि क्या बनेगा यहां? मोनोसैकेराइड। अब यहां जो मोनोसैकेराइड बन रहे हैं, तो इसमें से देखिए, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर स्टार्च का डाइजेशन हुआ होगा, तो स्टार्च के डाइजेशन की वजह से यहां पर क्या बना होगा? तो आप जानते हैं माल्टोज बना होगा। बताओ जरा एंजाइम का नाम क्या होगा? और प्रोडक्ट क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अगर आपने यहां पर मान लो चीनी खाई हो, तो क्या गया होगा? सुक्रोज। डाइजेशन करने वाले एंजाइम का नाम सुक्रेज। प्रोडक्ट क्या बना? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ऐसे ही अगर हमने मिल्क कंज्यूम किया, तो मिल्क शुगर कौन सी है? एंजाइम का नाम, प्रोडक्ट क्या बना? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो मैंने कहा कि माल्टोज के केस में एंजाइम का नाम, प्रोडक्ट ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। हमने कहा कि सुक्रोज के केस में एंजाइम का नाम, क्या आप जानते हैं कि इसको इन्वर्टेज भी कहा जाता है? प्रोडक्ट क्या बना? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। फिर लैक्टोज के लिए एंजाइम का नाम, प्रोडक्ट क्या बना? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो यहां पर हमने देखा कि अलग अलग स्टेप पर कौन कौन से एंजाइम काम आ रहे थे। फिर अब यहां पर देखें तो आपने अभी तक प्रोटीन का डाइजेशन कर दिया, कार्बोहाइड्रेट कर दिया। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बाद अब नंबर अपन किसका लगाते हैं? लिपिड का। तो देखो, लिपिड के बाद आपके पास क्या बना था? डाई और मोनोग्लिसराइड। क्या क्या बना बेटा? डाई और मोनोग्लिसराइड बने थे। ये जो डाई और मोनोग्लिसराइड बने, इन पर काम करने वाला एंजाइम और प्रोडक्ट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो प्रोडक्ट आपका बना फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब यहां पर आगे देखेंगे तो हमारे पास है यहां न्यूक्लिक एसिड, और ये जो क्या होगा बेटा? अच्छा चल, तो हमने कहा कि यहां पे अपने पास क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड है, इसका डाइजेशन करने वाले एंजाइम का नाम क्या होगा? न्यूक्लियेज। और जब ये न्यूक्लियस यहाँ पे काम करेगा, तो न्यूक्लियस के काम करने पर यहाँ बेटा फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? तो अपन ने कहा कि अच्छा, ये न्यूक्लिक एसिड वाला अपन पहले करा चुके थे पैनक्रियास से, और ये आवाज के चलते गड़बड़ हो गया। चलो ध्यान दीजिए, अपन ने कहा कि यहाँ पे अपने पास क्या था बेटा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड पर काम करने वाले एंजाइम का नाम न्यूक्लियोटाइडेज। और ये न्यूक्लियोटाइडेज जब काम करेगा, तो बेटा ये फॉर्मेशन किसका करेगा? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड बनने के साथ क्या बाहर निकल जाएगा? फॉस्फेट। फिर हमने कहा कि अब यहां काम कौन आएगा? न्यूक्लियोसाइड। और इस पे काम करने वाले एंजाइम का नाम न्यूक्लियोसाइडेज। और ये जो न्यूक्लियोसाइडेज है, ये से तोड़ देगा नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर में। तो नाइट्रोजनस बेस बना और क्या बना? शुगर। ये जितनी भी रिएक्शन हुई, जितनी भी रिएक्शन अपन ने पढ़ी, ये सारी रिएक्शन कहां हुई? ड्यूडेनम पर। तो जब भी आपसे कहा जाएगा कि डाइजेशन कहां होता है, देन साइट इज ड्यूडेनम। वहीं पर जब भी तुमसे कहा जाएगा कि एब्जॉर्प्शन कहां होता है, तो एब्जॉर्प्शन होता है जेजुनम और इलियम पर। कहां होगा? जेजुनम और इलियम वाले जो पार्ट्स हैं, वहां पर एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन हुआ आपका जेजुनम और इलियम पर, जबकि डाइजेशन कहां हुआ? ड्यूडेनम पर। फटाफट इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर सक्कस इंटेरिकस के बाद सीएल जीसी सीएल मतलब टॉप लेवल कोहन,
SHGC मतलब गोबलेट सेल और BG मतलब ग्रोनर्स ग्लैंड। कहाँ बेटा? हाँ, ये डाइसैकेराइड। सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस को। तो इंटेस्टाइनल जूस जो है उसका नाम है सक्कस एंटेरिकस। अब इसके बाद एक बार हम पहले रिवाइज करेंगे कि हमने डाइजेशन में क्या क्या पढ़ा, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। लिख गया? नहीं, वहां पे क्या होगा, जिसे हम न्यूक्लियस कह रहे हैं ना, वो एक्चुअली ग्रुप ऑफ एंजाइम है। अभी अपन एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तब समझेंगे कि हम एक एक एंजाइम की बात नहीं कर रहे। ग्रुप ऑफ एंजाइम है तो कुछ एक एंजाइम है जो न्यूक्लियोसाइड में भी तोड़ते हैं। क्या बेटा? क्या? मॉलिब्डेनम। ये तो एक एलिमेंट का नाम है ना, मॉलिब्डेनम। कहाँ स्टोर होता है? ज्यादातर चीजें लिवर ही करता है स्टोर। आगे बढ़े। न्यूक्लियोसाइड के पास न्यूक्लियोसाइडेज और नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। शुगर के ऊपर
टू फॉस्फेट। बढ़े आगे देखिए, अब एक बार जितनी चीजें हमने पढ़ी हम उन्हें एक बार रिवाइज करते हैं। और रिवाइज करने के लिए मैं यहां पर एक बनाता हूं टेबल। यहां मैंने इधर लिया सबस्ट्रेट का नाम। ये सबस्ट्रेट हमारे पास क्या है, फिर हमने लिया इस पे काम करने वाला एंजाइम कौन होगा, एंजाइम के बाद फिर हमने लिया इस एंजाइम का सोर्स हमारे पास क्या होगा। तो अब इसके बाद अपन ने लिया कि एंजाइम का सोर्स क्या है। सोर्स के बाद फिर अपन ने लिया यहां की प्रोडक्ट क्या बनेगा, और प्रोडक्ट के बाद फिर अपन ने लिया कि इस रिएक्शन की साइट क्या है, और फिर इसके बाद लास्ट में अपन ने ले लिया कि रिएक्शन में पीएच कितना रहता है। इतनी चीजें जो ज्ञान रखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस पूरी कहानी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च का। तो पहले अपन क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। शुरुआत में स्टार्च का जो 30% है, अब ये बताते आप मुझे जाएंगे, शुरू के जो 30% है डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन, टाइलिन, सोर्स सलाइवरी ग्लैंड। ठीक, प्रोडक्ट क्या बनेगा, डाइसैकेराइड यानी कि माल्टोज। ये हुआ कहां पर, ओरल कैविटी। पीएच कितना था, 6.8। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला। तो यहां पे अपन ने कहा कि स्टार्च है, टाइलिन ने डाइजेस्ट किया, सलाइवरी ग्लैंड से एंजाइम आया था, रिएक्शन हुई ओरल कैविटी पर, प्रोडक्ट क्या बना यहां पर, माल्टोज। अब देखो रिमेनिंग जो स्टार्च है वो कितना बचा आपका बेटा, 70%। रिमेनिंग 70% को यहां डाइजेस्ट किसने किया, पैनक्रियाटिक अमाइलेज ने। और पैनक्रियाटिक अमाइलेज आया कहां से था, पैनक्रियास से। पैनक्रियास के एसाइनी से आते हैं ना एंजाइम। और यहां पर प्रोडक्ट आपके पास क्या बना, तो आपने कहा प्रोडक्ट आपके पास बना डाइसैकेराइड यानी कि माल्टोज। साइड क्या थी, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनम। पीएच कितना रहा, 7.8। फिर हमने कहा कि अब आपके पास यहां आता है डाइसैकेराइड। तो अगला मॉलिक्यूल अपने पास क्या आ गया बेटा, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड पे काम करने वाले एंजाइम का नाम डाइसैकेराइडेज। सोर्स क्या है बताओ जरा, क्रिप्टॉफ लेबर से एंजाइम आता है। फिर हमने कहा प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां, मोनोसैकेराइड। और यहां पर ये रिएक्शन हो कहां रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन पर यानी कि ड्यूडेनम पर, और पीएच कितना है, 7.8। मतलब यहां से मैं देख करके कह सकता हूं कि जो कार्बोहाइड्रेट है उनका डाइजेशन या तो लगभग न्यूट्रल पीएच पर होता है यानी कि स्लाइटली एसिडिक पर, या फिर एल्कलाइन मीडियम में। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कभी एसिडिक मीडियम के अंदर नहीं होता। फिर अगला नंबर आता है प्रोटीन का। तो प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो किसने कराया बेटा, पेप्सिन ने। तो प्रोटीन का डाइजेशन कराने वाला एंजाइम पेप्सिन था। कहां से आया, तो अपन ने कहा गैस्ट्रिक ग्लैंड। फिर हमने कहा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बना यहां पर प्रोटियोज और पेप्टोन। इसकी साइड क्या थी, स्टमक। पीएच कितना था,
1.8। फिर अगला हमने कहा कि यहां पर इन्फेंट के केस में काम कौन करेगा? रेनिन। किस पे काम करता है? केसीन पर। काम करने वाले एंजाइम का नाम रेनिन। सोर्स क्या होगा इसका? गैस्ट्रिक ग्लैंड। पर गैस्ट्रिक ग्लैंड किसकी? इन्फेंट की। प्रोडक्ट क्या बना यहां? पैराकैसिनेट। ये हुआ कहां पर? स्टमक पर। और पीएच एग्जैक्टली 1.8 नहीं होती, थोड़ी सी स्लाइटली हाई होती है, पर अपन अभी पीएच छोड़ देते हैं, लगभग 1.8 मान के चलते हैं। फिर हमने कहा कि आगे अब यहां पर आपके पास क्या है? तो प्रोटीन, प्रोटियोज और पेप्टोन। इन पे काम करने वाला एंजाइम कौन? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कौन? कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये एंजाइम्स ने काम किया। एंजाइम कहां से आए थे ये? बताओ जरा। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन कहां से आई? पेनक्रियास से ना। तो सोर्स क्या हो गया? पेनक्रियास। ये रिएक्शन कहां हुई? तो रिएक्शन हुई ड्यूडेनम पर। प्रोडक्ट आपके पास क्या बना था? तो आपने कहा कि यहां बनता है डाइपेप्टाइड। पीएच कितना रहेगा? 7.8। फिर इसके बाद आपके पास क्या बना? डाइपेप्टाइड बन गया। तो डाइपेप्टाइड पर काम करने वाले एंजाइम का नाम डाइपेप्टिडेज। डाइपेप्टाइडेज का सेक्रीशन किसने किया? सकस एंटेरिकस में था। यानी कि क्रिप्ट ऑफ लिवर कौन से एंजाइम आया? प्रोडक्ट आपके पास यहां क्या बना? तो डाइपेप्टाइड से फॉर्मेशन हो गया आपका अमीनो एसिड का। ये रिएक्शन कहां हुई? ड्यूडेनम पर। पीएच कितना रहा? 7.8। तो इस तरीके से आप देखो, हमने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन 3 स्टेप में खत्म किया और प्रोटीन का 4 स्टेप में हो गया डाइजेशन। अब यहां प्रोटीन के बाद अगला नंबर आता है फैट का। तो सबसे पहले फैट, इसका केवल कितना? 1%। यानी कि आप बात करें कौन से? इमल्सिफाइड फैट के बारे में, जो ऑलरेडी इमल्सिफाइड था। डाइजेशन करने वाला कौन? गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज ने ये आया कहां से था? गैस्ट्रिक ग्लैंड। यहां इसे कन्वर्ट किसके अंदर किया? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। यहां पर रिएक्शन हुई कहां? स्टमक पर। और पीएच कितना था? 1.8। इसका पीएच हो गया। आगे हमने कहा कि बचा हुआ जितना फैट है यानी कि लिपिड, इसका डाइजेशन कौन करता है? पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज इसको कन्वर्ट किसके अंदर करता है? डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में। तो डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड यहां पर बने। हमने कहा कि यहां एंजाइम का सोर्स क्या था? पैनक्रियास। पीएच कितना था? 7.8। और ये रिएक्शन हुई कहां? तो आपने देखा कि रिएक्शन हुई ड्यूडेनम पर। फर्दर आपके पास सबस्ट्रेट क्या था? डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड। तो हमने कहा कि डाई और मोनोग्लिसराइड। ये डाई और मोनोग्लिसराइड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन था? लाइपेज। सोर्स आपके पास क्या था इसका? अपन ने कहा क्रिप्ट ऑफ लिवर कौन बनेगा क्या यहां पर? तो हमने कहा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये रिएक्शन भी कहां पर हुई? ड्यूडेनम पर। पीएच कितना रहा? 7.8। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जनरली लिपिड का डाइजेशन कैसे भी पीएच के अंदर होता है? एल्कलाइन। जनरली लिपिड का डाइजेशन कैसा होता है? एल्कलाइन। पर मैं ये नहीं कह सकता हूं कि विदाउट एनी एक्सेप्शन लिपिड का डाइजेशन एल्कलाइन पीएच पर ही होता है,
क्योंकि ये जो 1% है वो इजीली पीएच पे डाइजेस्ट हो चुका है, कुछ अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज था। फिर हमने कहा कि यहां पर आ जाएगा आपके पास न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड पर काम करने वाले एंजाइम का नाम क्या होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का सोर्स क्या था आपके पास? पैनक्रियास। बना क्या यहां पे? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड बना और न्यूक्लियोसाइड बना। रिएक्शन कहां हुई? ड्यूडेनम पर। पीएच कितना था? 7.8। फर्दर आपके पास आया यहां न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड पर काम करने वाला कौन था? न्यूक्लियोटाइडेज। आया कहां से? क्रिप्ट ऑफ लिबरकोन से। बना क्या? न्यूक्लियोसाइड। रिएक्शन कहां हुई? ड्यूडेनम पर। पीएच था 7.8। फिर हमने कहा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड पर काम करने वाले एंजाइम का नाम क्या था? न्यूक्लियोसाइडेज। पीएच कितना जो है ये आया कहां से? क्रिप्ट ऑफ लिबरकोन से। प्रोडक्ट क्या बना? नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर। रिएक्शन कहां हुई? ड्यूडेनम में। पीएच कितना था? 7.8। यानी कि अगर आप देखो तो हार्डली मैंने 5 मिनट करीब मुझे लगे और 5 मिनट में पूरा डाइजेशन की जितनी फिजियोलॉजी थी तो अपन ने रिवाइज कर ली कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेप हैं। हर स्टेप पे हमने लगभग सारी चीजें कवर की। सबस्ट्रेट क्या था, एंजाइम क्या है, एंजाइम आता कहां से है, प्रोडक्ट क्या बनता है, रिएक्शन कहां होती है, वहां पे पीएच कितनी होती है। तो इस तरीके से करके अपन याद कर सकते हैं। यानी कि पहला तो याद करने का अप्रोच ये है कि आप एनसीईआरटी के हिसाब से लोकेशन वाइज याद करें, और दूसरा याद करने का तरीका यह है कि आप इस तरीके से याद कर लें जहां पर हमने साइट के हिसाब से सोर्स के हिसाब से या सबस्ट्रेट के हिसाब से हमने इनको अरेंज किया। बेटा हो सकता है कि छूट गया होगा। डाई, हाँ, डाइसैकेराइडेज। कहा बेटा? यहां पे अपन ने कहा कि छोटे बच्चे में एग्जैक्टली 1.8 नहीं होता, पर हम लगभग 1.8 पा सकते हैं 2 जगह। प्रोटीओ, ये है प्रोटीन, फिर प्रोटियोज, फिर पेप्टोज।
लिख गया? जल्दी करो बेटा। देखो जरा कैमरे में उधर वाला बोर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? मैक्सिमम आ रहे हैं, मार्जिन लाइन में पूरा आ रहा है। तो देखें यहां बेटा ड्यूडेनम पे डाइजेशन पूरा हुआ और उसके बाद एब्जॉर्प्शन कहां हो गया? जेजुनम और इलियम पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फूड एंटरिंग इन सीकम, ध्यान देना, फूड एंटरिंग इन सीकम, जो फूड सीकम के अंदर एंटर कर रहा होगा, इस फूड के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो फूड है ये कैसा रहा होगा? अनडाइजेस्टेड। अगर ये सीकम में एंटर कर रहा है देन ऑब्वियसली इट शुड रिमेन अनडाइजेस्टेड होगा और साथ में हमने कहा कि अनएब्जॉर्ब्ड होगा, क्योंकि आप समझना जितनी भी चीजें डाइजेस्ट हुई उन सबको तो हमने म्यूकोसा के थ्रू एब्जॉर्ब कर दिया। जो चीज डाइजेस्ट नहीं हुई वही तो अनएब्जॉर्ब रहेगी। तो ये जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड है यह एंटर कहां करेगा? सीकम के अंदर। और सीकम में एंटर करेगा तो अब यहां पर इसी अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड को अपन क्या बोलते हैं? फीसेस। तो इसी को क्या कह दिया जाता है? फीसेस। तो फीसेस एंटर कहां करता है? सीकम में। हमने कहा कि सीकम में जब एंटर करेगा तो यहां पर पाया जाता है इलियोसिकल वाल्व। क्या मौजूद था बेटा? इलियोसिकल वाल्व। और ये जो इलियोसिकल वाल्व है इसका काम होता है दैट इट विल प्रिवेंट बैक फ्लो। ये प्रिवेंट क्या करेगा बेटा? बैक फ्लो को। तो हमने कहा कि ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ फीकल मटेरियल। तो जो फीकल मटेरियल है इस फीकल मटेरियल के बैक फ्लो को प्रिवेंट करना काम किसका है? इलियोसिकल वाल्व का। अब यहां ये फीकल मटेरियल कहां पहुंचा? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ध्यान रखें लार्ज इंटेस्टाइन में देयर इज नो सिग्निफिकेंट एक्टिविटी इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई सिग्निफिकेंट डाइजेशन नहीं होता है। तो हमने कहा कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई सिग्निफिकेंट डाइजेशन नहीं होगा। तो हमने कहा कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई सिग्निफिकेंट डाइजेशन नहीं होता, मतलब कि कोई बहुत ज्यादा डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर
नहीं होता, थोड़ा थोड़ा डाइजेशन होगा। यहां पर हमने ये भी मना किया कि होगा ही नहीं, हमने कहा कि बहुत स्लाइट डाइजेशन होगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन की काम क्या क्या है, करती क्या है लार्ज इंटेस्टाइन? तो आप देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम है, सीकम के पास क्या है, माइक्रोबियल सिम्बायोटिक माइक्रोब पाए जाते हैं। तो जब अगर सिम्बायोटिक माइक्रोब पाए जाएंगे तो पहला यहां पर क्या होगा, माइक्रोबियल एक्शन ऑन फीकल पार्टिकल। तो क्या होगा, माइक्रोबियल एक्शन होगा किसके ऊपर, फीकल पार्टिकल पर। तो जो फीकल पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर माइक्रोबियल एक्शन होता है, और ये जो बेटा माइक्रोबियल एक्शन हो रहा है, इस माइक्रोबियल एक्शन की वजह से ही यहां पर माइक्रोबियल गैसेस का फॉर्मेशन होता है, कुछ विटामिन बनते हैं। हम जो कहते हैं कि सीकम के अंदर पाए जाने वाले माइक्रोब जो है सिम्बायोटिक हैं, तो सिम्बायोटिक कहा ही इसलिए कि उनको हमसे फायदा है और हमें उससे फायदा है। तो माइक्रोबियल एक्शन हुआ किसके ऊपर, फीकल पार्टिकल पर। फिर हमने कहा कि यहां पर एब्जॉर्प्शन होगा सम वाटर। तो एब्जॉर्प्शन हुआ किस किस का, तो हमने कहा कि कुछ वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो कुछ वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन का होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ध्यान रखना ज्यादातर जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन कहां हो चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एनसीईआरटी में आपको याद होगा, समरी में एनसीईआरटी अगले वाले पेज पर नीचे से लगभग तीसरी लाइन के अंदर वहां लिखती है कि लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्ट ऑफ द वाटर इज अब्सॉर्ब्ड, और वहां से अपने दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ज्यादा वाटर कहां एब्सॉर्ब होगा। जब भी कभी आपसे कहा जाएगा कि ज्यादा वाटर कहां एब्सॉर्ब होता है, या आपसे जब कहा जाता है कि सबसे ज्यादा वाटर कहां एब्सॉर्ब होगा, तो हमेशा आपका आंसर क्या रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। आंसर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। मैक्सिमम वाटर एब्सॉर्प्शन कहां हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब एनसीईआरटी समरी में वो जो लाइन लिखी हुई है कि मोस्ट ऑफ द वाटर इज एब्सॉर्ब, तो उस बात को जरा समझें। वहां मोस्ट ऑफ द वाटर ये कहा जा रहा है कि जो फीसेस ने एंटर किया सीकम में, उसके बाद उसके पास जितना वाटर था उस वाटर में से ज्यादातर एब्सॉर्ब कर दिया। समझने का पहला तरीका। दूसरा, यहां पर हमने कहा कि एब्जॉर्प्शन किस किस का होना है, तो हमने कहा कि वाटर है, मिनरल है और ड्रग्स है। अगर मैं देखूं तो मिनरल और ड्रग की तुलना में वाटर का अमाउंट हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में ओवरऑल जितना एब्जॉर्प्शन होना है उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है, वाटर का। तो वहां जो कहा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द वाटर इज अब्सॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, तो वहां बात की है कि लार्ज इंटेस्टाइन को फीसिस में जितना वाटर मिला उसमें से ज्यादातर वाटर एब्सॉर्ब कर दिया। पर जब भी क्वेश्चन आपसे कहेगा कि सबसे ज्यादा वाटर कहां एब्सॉर्ब होता है, तो हमेशा आंसर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। मैक्सिमम वाटर कहां एब्सॉर्ब हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन पर एब्सॉर्ब हो जाता है। अब हमने कहा कि इसका एक तीसरा काम और होगा लार्ज इंटेस्टाइन का, कि यहां लार्ज इंटेस्टाइन सेक्रीट करेगी म्यूकस। लार्ज इंटेस्टाइन ने बेटा क्या सेक्रीट किया, म्यूकस सेक्रीट किया। तो यह ध्यान से देखते जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन जो म्यूकस सेक्रीट कर रही है, इस म्यूकस के काम होंगे दो। म्यूकस का पहला काम होगा कि ये बाइंड करेगा फीकल पार्टिकल्स को एक साथ। तो इसने क्या काम किया, बाइंड फीकल पार्टिकल्स टुगेदर। तो इसने पहला काम किया कि फीकल पार्टिकल्स को एक साथ बाइंड किया। तो फीकल पार्टिकल को एक साथ बाइंड करना, ये इसका पहला काम हो गया। वहीं पर यहां पर म्यूकस का दूसरा काम होगा ल्यूब्रिकेशन ऑफ फीसेस। अगला काम क्या हो जाएगा, ल्यूब्रिकेशन ऑफ फीसेस। और ये ल्यूब्रिकेशन क्यों किया जा रहा है, तो हमने कहा कि ल्यूब्रिकेशन का पर्पस होता है इजी पैसेज। ल्यूब्रिकेशन का पर्पस क्या रहेगा, इजी पैसेज। तो फीसेस का पैसेज इजी बना रहे उसके लिए म्यूकस मिक्स किया। तो लार्ज इंटेस्टाइन के काम क्या क्या हुए, पहला तो माइक्रोबियल एक्शन होगा फीकल पार्टिकल्स पर। कहां होगा, सीकम वाले पार्ट के अंदर। फिर हमने कहा कोलन ज्यादातर वाटर एब्सॉर्ब कर देगा, कुछ मिनरल्स और ड्रग्स का एब्सॉर्प्शन करेगा, और यहां से क्रिएट क्या होगा, म्यूकस। और ये जो म्यूकस यहां से क्रिएट हो रहा है, ये फीकल पार्टिकल्स को एक साथ बाइंड करेगा और फीसेस को ल्यूब्रिकेट करता है। ये दोनों ही काम यहां पर कौन कर रहा होता है, म्यूकस के काम हो गए। तो इतना तो हुआ डाइजेशन के बारे में कि भाई डाइजेशन कहां पर कैसे और कितना होता है।
अब डाइजेशन वाले पार्ट में आपको लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है? चलो एक बार अपन पढ़ लेते हैं जल्दी, ठीक, फिर उसके बाद अभी आगे बात करते हैं। अभी चलो पढ़ते हैं, बताते हैं। देखिए एक बार ये डायग्राम भी देख लेते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ सकते हैं। हमने कहा कि लिवर के लेफ्ट और राइट लोब से कौन सी डक्ट आती है? लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट। ये जो बेटा लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट आ रही है, इसने आगे चल के कंबाइन किया, कंबाइन करने पे क्या बना? कॉमन हेपेटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से क्या आया? सिस्टिक डक्ट। जब इसके साथ कंबाइन किया तो क्या बना? कॉमन बाइल डक्ट। यहां टर्म यूज की हेपेटिक और यहां पर बाइल। कॉमन बाइल डक्ट लास्ट में जाकर के पैनक्रियास से आने वाली मेन पैनक्रियाटिक डक्ट से मिली, मिलकर के डक्ट कौन सी बनी? हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। आगे चल के कैम्पुला बनाती है, एम्पुला ऑफ वेटर। स्फिंक्टर का नाम था स्फिंक्टर ऑफ रोडाई। ओपन कहां होता है? ड्यूडेनम। फिर हमने कहा कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। बक्कल कैविटी के दो मेजर फंक्शन है, पहला है मैस्टिकेशन ऑफ फूड और दूसरा पैलिसेशन ऑफ स्वेलोइंग। फिर हमने कहा कि मैस्टिकेशन कराएगा टीथ और टंग, सलाइवा के थ्रू मैस्टिकेट करते हैं और मिक्स करते हैं फूड को थोरोली। म्यूकस जो है ये ल्यूब्रिकेट करता है और मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स को साथ में अधेयर करता है। स्ट्रक्चर क्या कही जाती है? बोलस। बोलस को कन्वे कहां किया? फेरिंक्स में। इसके बाद ईसोफेगस में। प्रोसेस को क्या कहा? स्वेलोइंग या डिग्लूटिशन का। बोलस फर्दर ये पास होगा ईसोफेगस में बाय सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टल्सिस। यानी कि ईसोफेगस में फर्दर बोलस का चलना ये क्या कहा जाएगा? पेरिस्टल्सिस कहेंगे। फिर हमने कहा गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। Saliva secreted into the oral cavity contain electrolyte and enzyme. Enzyme में salivary amylase और lysozyme. Chemical process of digestion initiate होती है oral cavity में। फिर कहा by the hydrolytic action of carbohydrate splitting enzyme the salivary amylase. About 30% starch is hydrolyzed. यहाँ पर ये एंजाइम 30% स्टार्च को हाइड्रोलाइज करता है, एक डाइसैकेराइड बनता है माल्टोज। कहा कि लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो सलाइवा का लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। स्टार्च को सलाइवरी अमाइलेज ने कन्वर्ट किया माल्टोज में। म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सी लेयर में है? म्यूकोसा में। गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव थ्री मेजर टाइप ऑफ सेल्स। पहला म्यूकस नेट सेल, दूसरा पेप्टिक या चीफ सेल और तीसरा पैराइटल या ऑक्सीटिक सेल। म्यूकस नेट सेल से क्या आया? म्यूकस और बाइकार्बोनेट। पेप्टिक या चीफ सेल से पेप्सिनोजन। पैराइटल या ऑक्सीटिक सेल से HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर एसेंशियल है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। स्टमक स्टोर करता है फूड को फॉर 4 to 5 hours। द फूड
mixes thoroughly with the acidic gastric juice of stomach by the churning movement, यानी कि स्टमक के अंदर मूवमेंट होने वाले मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं? चर्निंग मूवमेंट्स। तो हमने कहा चर्निंग मूवमेंट्स होते हैं, फूड थोरोली मिक्स होगा, और अब क्या कहा जाएगा? काइम। The proenzyme pepsinogen on exposure to HCl get converted into the active enzyme pepsin। तो पेप्सिनोजन HCl के इन्फ्लुएंस में चेंज किसमें होता है? पेप्सिन के अंदर। फिर हमने कहा कि द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक, पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू प्रोटियोज एंड पेप्टोन। ये दोनों क्या है? पेप्टाइड्स हैं। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ल्यूब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द mucosal epithelium from excoriation by the highly concentrated hydrochloric acid। तो फिर कहा HCl provide the acidic pH optimal for pepsins। अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो NCERT ने क्या लिखा है? पेप्सिन लिखा है कि पेप्सिन्स लिखा है? मतलब पेप्सिन एक एंजाइम या अनेक। आप एक्चुअली जब पेप्सिन की बात करते हैं, आप लाइपेज के बारे में बात करते हैं, अमाइलेज की बात करते हैं, तो आप एक एंजाइम की बात नहीं करते, आप एक्चुअली ग्रुप ऑफ एंजाइम की बात कर रहे होते हैं। कई सारे एंजाइम हैं जो कि एक साथ मिलकर के काम कर रहे होते हैं या एक जैसे काम करते हैं, तो हमने उनको ग्रुप बना दिया। तो ध्यान रखना, पेप्सिन एक एंजाइम नहीं है, कई सारे एंजाइम। फिर कहा कि रेनिन इज द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट व्हिच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। फिर देखो नाम क्या आया? प्रोटीन। मिल्क में केवल केसीन ही थोड़ी होती है। बायोटेक्नोलॉजी में तुमने ह्यूमन लैक्ट एल्ब्यूमिन भी तो पढ़ा है। जो लैक्ट एल्ब्यूमिन है वो भी प्रोटीन है। तो यहाँ पे मिल्क प्रोटीन्स का डाइजेशन किया जाएगा। तो हमने कहा कि डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस, लाइपेज नहीं है ये, क्या है? लाइपेजेस, कई सारे एंजाइम हैं, आर आल्सो सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। फिर कहा वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द muscularis layer of the small intestine। These movements help in a thorough mixing up of the food with various secretion in intestine and thereby facilitate digestion। तो हमने कहा कि बक्कल कैविटी में मैस्टिकेशन हुआ, ईसोफेगस में पेरिस्टल्सिस हुआ, स्टमक के मूवमेंट को चर्निंग मूवमेंट कहा, और इंटेस्टाइन में आपने कहा कि वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट होते हैं, यानी कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स यहाँ होते हैं। फिर कहा कि पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। अब देखिए कंट्रोवर्शियल लाइन, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। यहाँ जो इनएक्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसमें नाम लिया है ट्रिप्सिनोजन का, काइमोट्रिप्सिनोजन का, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज। अब देखिए, पहली बात तो एनसीईआरटी आपसे यहां कहती है कि आपको, क्योंकि इससे पहले बायोमोलिक्यूल पढ़ा चुकी है एनसीईआरटी, ह्यूमन फिजियो सबसे लास्ट में आती है, उससे पहले बायोमोलिक्यूल आप पढ़ चुके हैं, तो एनसीईआरटी आपसे उम्मीद करती है कि आपको एक्टिव और इनएक्टिव एंजाइम को पहचानना आता होगा। तो इसीलिए आप देखें, यह इसके नाम में क्या आया? ओजेन। इसके नाम में भी क्या आया? ओजेन। और इसके नाम में आया प्रो। मतलब ये तीनों एंजाइम कैसे हैं? इनएक्टिव। बाकी अमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज ये कैसे हैं? एक्टिव। फिर आप देखिए, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एक एंजाइम, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस कई सारे एंजाइम का ग्रुप, अमाइलेजेस कई सारे एंजाइम का ग्रुप, लाइपेजेस कई सारे एंजाइम और न्यूक्लियेजेस यानी कि यहां भी कई सारे एंजाइम का ग्रुप है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे न्यूक्लियोटाइड में ही अगर हम बात करें तो डीएनए के अंदर 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, आरएनए के अंदर भी 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड बनेंगे क्योंकि नाइट्रोजन बेस 4 तरीके के हैं। तो चारों पे काम करने वाला जो न्यूक्लियोटाइडेज है वो अलग अलग होगा क्योंकि एंजाइम तो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज। इसको बताओ नया नाम हमने क्या दिया था? एंटेरोपेप्टाइडेज। नया नाम क्या था इसके लिए? एंटेरोपेप्टाइडेज नाम दिया था। तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो ठीक से। अपन ने कल ही पढ़ा था कि एंटेरोकाइनेज का दूसरा नाम एंटेरोपेप्टाइडेज है। फिर हमने कहा सेक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा into the active trypsin which in turn activate the other enzyme in pancreatic juice। other enzyme यहाँ किस किस की बात की जा रही है बताओ जरा? ट्रिप्सिन किस किस को एक्टिवेट करेगा? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज।
Bile released into the duodenum contain bile pigment, bilirubin, biliverdin, bile salt, cholesterol and phospholipid, but no enzyme. ये लाइन है जहां पे क्वेश्चन खूब सारे बनते हैं और आप खूब गलतियां भी करते हैं कि बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। फिर कहा कि बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल का काम क्या हुआ बेटा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट को छोटे छोटे मिशेल्स के अंदर तोड़ना। ये काम कौन कर रहा होता है? बाइल। फिर कहा बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज, यानी कि बाइल के काम कितने? दो। पहला काम हुआ कि फूड को स्मॉलर पीसेस में, फैट को स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करना, मिशेल, और दूसरा लाइपेज को एक्टिवेट करना। इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल व्हिच सेक्रीट म्यूकस। तो यहां पर क्या है? गोबलेट सेल से क्या आया? म्यूकस। सेक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ म्यूकोसा along with the secretion of goblet cell constitute intestinal juice or succus entericus. तो intestinal juice या succus entericus में क्या है? Secretion of mucosal epithelium, और साथ में अपन ने क्या कहा? ब्रश बॉर्डर सेल। तो गोबलेट सेल का सेक्रीशन और ब्रश बॉर्डर सेल के सेक्रीशन को मिला करके अपन क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। पर आप देखिए हमने जो लिखा है उसके अंदर हमने तो लिखा है कि साहब इसमें जो है ब्रूनस ग्लैंड का सेक्रीशन भी आता है। तो यही आप एनसीईआरटी के इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़ें। ये कहता है कि सब म्यूकोसल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन दिस। तो ब्रूनस ग्लैंड कहां पाई जाती है? सब म्यूकोसा में, और ये भी इस काम के अंदर मदद करती है। तो कहा जो है द जूस कंटेन वैरायटी ऑफ एंजाइम्स। डाइसैकेराइडेजेस, देखो कई सारे, माल्टेज एक एंजाइम, डाइपेप्टाइडेजेस कई सारे, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस। द म्यूकस along with the bicarbonate from the pancreas protect the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline medium, यानी कि pH 7.8 for enzymatic activities. Submucosal gland यानी कि Brunner's gland also help in this. आगे का प्रोटीन, प्रोटियोज एंड पेप्टोन, ये क्या है? पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है काइम के अंदर। रीचिंग द इंटेस्टाइन आर एक्टेड अपॉन बाय द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एज गिवन बिलो। यानी कि प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोज, इन पे काम किसने किया? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज। क्या बना? डाइपेप्टाइड। फिर यहाँ का कार्बोहाइड्रेट इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक अमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड को अमाइलेज ने कन्वर्ट किसमें किया? डाइसैकेराइड में। फैट आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू द डाई एंड मोनोग्लिसराइड। मदद किसने किया? बाइल ने। टूटा किसके अंदर? डाई और मोनोग्लिसराइड में। नहीं, ब्रूनस ग्लैंड अपन ने कहा था कि इसका जो सेक्रीशन है वो म्यूकस है, एल्कलाइन है, नॉन एंजाइमेटिक है। एंजाइम नहीं होता ब्रूनस ग्लैंड के अंदर। डन? अब देखिए आगे कहा कि न्यूक्लियसेस इन द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन द न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियस ने काम किया, क्या बना? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। Enzymes in the succus entericus act on the end product of above reaction to form respective simple absorbable forms. These final steps of digestion occur very close to the mucosal epithelial cells of the intestine. तो अपन ने कहा था ना close to intestinal cell। फिर कहा कि डाइपेप्टाइड पे काम किसने किया? डाइपेप्टाइडेज ने। बना क्या? अमीनो एसिड। माल्टोज पे काम किया माल्टेज ने, दो ग्लूकोज बने। लैक्टोज पे काम किया लैक्टेज ने, क्या बना? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अब जरा ध्यान देंगे यहां पर लैक्टोज को तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? लैक्टेज। एक डिजीज होती है जिसका नाम है लैक्टोज इंटॉलरेंस। डिजीज का नाम क्या होता है? लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस का जो पेशेंट है वो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो ये किसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है? लैक्टोज को। अब देखिए लैक्टोज होगा कहां? मिल्क शुगर है। अगर ये लैक्टेज नहीं है तो वो लैक्टोज डाइजेस्ट भी नहीं होगा। जब अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो लैक्टोज कहां पहुंचेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। क्योंकि अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, और अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड का पार्ट। तो ये कहां पहुंचा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच करके वहां पर जाकर के इसके ऊपर एक्शन करेगा बैक्टीरिया और इस लैक्टोज को तोड़ देगा लैक्टिक एसिड में। बाद में से क्या बनेगा? साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां बन रही है इसकी वजह से क्या होगा कि जो पर्सन है उसका पेट खराब रहने लगेगा।
मतलब कि क्या हुआ कि उसके अंदर इनडाइजेशन हो जाएगा। डिजीज को क्या कहा? लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस कौन से एंजाइम के एब्सेंस की वजह से? लैक्टेज। तो हमने कहा कि अगला सुक्रोज को कौन तोड़ता है? सुक्रेज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। न्यूक्लियोटाइड को तोड़ा, न्यूक्लियोटाइड इसने क्या बना? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड इसने काम किया शुगर और बेस। डाई और मोनोग्लिसराइड को तोड़ा, लाइपेज ने क्या बना? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स मेंशन्ड अबव अकर इन द ड्यूodenum रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो ब्रेकडाउन है कहां हो रहा है? ड्यूodenum रीजन के अंदर। सारी रिएक्शन खत्म हुई ना? उसके बाद एनसीईआरटी ने क्या कहा? ड्यूodenum में होता है, इसीलिए हमने क्या लिखा? डाइजेशन होता है ड्यूodenum में। फिर कहा सिंपल सब्सटेंसेस दस फॉर्म्ड आर एब्सॉर्ब्ड इन द जेजुनम एंड इलियम रीजन। तो जो सिंपल सब्सटेंसेस बने हैं इनका एब्जॉर्प्शन कहां होना है? जेजुनम और इलियम पार्ट के अंदर। अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। फिर आप देखें, नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती। कहा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग। देखो वाटर के लिए क्या कहा? सम वाटर। फिर क्या कहा? सेक्रीशन ऑफ म्यूकस which help in adhering the waste particle together and lubricating it for an easy passage। फिर कहा undigested unabsorbed substances, इसको क्या कहते हैं? feces। क्या कहा? एंटर कहां करता है? सीटम में। ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन किसके थ्रू? इलियोसिकल वाल्व के थ्रू, जो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो। किसका बैक फ्लो? फीकल मैटर का। स्टोर किया गया टेम्परेरीली कहां पर? रेक्टम में। कब तक स्टोर किया जाएगा? टिल डिफिकेशन। तो यहां तक की हम बात कर चुके हैं। अब देखिए जिस समरी में हम जिस लाइन की बात कर रहे थे कि समरी में एक लाइन के अंदर लिखा हुआ है, तो दूसरे पेज में नीचे से तीसरी या चौथी लाइन है, यहां पे कहा मोस्ट ऑफ द वाटर इज एब्सॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहां जो लाइन है, इस लाइन को आप ये मान लेना कि ये लाइन उसके साथ कंफ्लिक्ट कर रही है, क्योंकि वहां क्या है? सम ऑफ द वाटर। यहां मोस्ट ऑफ द वाटर का मतलब है कि फीकल मटेरियल में या फूड में जितना भी पानी था उस पानी में से ज्यादातर का लार्ज इंटेस्टाइन पे एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। ज्यादातर का लार्ज इंटेस्टाइन पे एब्जॉर्प्शन कर लिया। मतलब यहां पर ये कहें कि मान लो तुम्हें और तुम्हारे भाई को 100 रुपए देके तुम एक भेजा गया किसी दुकान पे या किसी मेले में घूमने, ठीक? उसमें से 60 रुपए तुमने खर्च कर लिए, ठीक? लास्ट में क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ कि साहब उसमें से 40 रुपए तुम्हारे भाई ने खर्च किए। घर पे क्या कहा जाएगा कि तुमने ज्यादातर पैसे खर्च कर लिए, ज्यादातर खर्च किए। पर ज्यादा खर्च किए किसने? तुमने। बाद में तुम्हारे भाई को मिले कितने? 40 रुपए तो मिले थे, बेचारे ने उसमें से कितने निकाले? 30। तो ज्यादा निकाले किसने? तुमने। जबकि लास्ट में अगर अपन कहें कि जब उसके पास मान लो जब वो खर्च कर रहा था पैसे, तब अगर मान लो उसी टाइम पे पापा ने जो है आकर के पूछा कितने रुपए बचे, तो उसने कहा कि अभी साहब 20 रुपए बचे हैं, 10 रुपए बचे हैं। तो पापा क्या कहेंगे? ज्यादातर पैसे तो हो गए खर्च, पर ज्यादा खर्च किया किसने? तुमने किया। तो ऐसे ही ज्यादा पानी मिला किसे? स्मॉल इंटेस्टाइन को। एब्जॉर्ब किसने किया? स्मॉल इंटेस्टाइन ने। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में जब बात आई तो हम यहां ये नहीं कह रहे कि लार्ज इंटेस्टाइन ने ज्यादा एब्जॉर्प्शन किया। हमने कहा कि जितना एब्जॉर्प्शन होना था उसमें से ज्यादातर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन के लेवल पर हो चुका है। तो जब भी अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में आपसे कहता है कि ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां होगा, तो आपका आंसर हमेशा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। हमेशा आंसर विल बी स्मॉल इंटेस्टाइन, कि ज्यादातर जो एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पर होता है। अब जरा देखें। हाँ बेटा, देखिए अच्छा हाँ, ये वाला क्वेश्चन बेटा कल वाला तो मैंने बता ही दिया था। क्लास में टाइम पे आए थे कि लेट? तो फिर जो आया पाया। ध्यान देखो प्रोटीन वाले में मैंने ये कहा था कि वहां प्रोटीन इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे अंदर अरेंजमेंट ऐसा है कि एक स्टेप का एंजाइम अगले स्टेप पर प्रोटीन या एक सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। यानी कि बकल कैविटी में सलाइवरी अमाइलेज था, ये सलाइवरी अमाइलेज जब पहुंचेगा स्टमक में 1.8 pH पर तो डिनेचर हो जाएगा। इसकी टर्शरी क्वार्टरली जो भी स्ट्रक्चर रही डिनेचर हो गई, येट इट इज प्रोटीन।
हालांकि टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के डेनेचर होने की वजह से अब ये एंजाइम की तरह काम तो नहीं करेगा, पर प्रोटीन तो है, तो इसका डाइजेशन किया जाएगा। अब जब ये काइम स्टमक से पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसके बाद पेप्सिन था, पेप्सिन स्टमक में काम कर रहा था एंजाइम की तरह। जब ये जाकर के पहुंचेगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, तो वहां जाके डेनेचर हो जाएगा, क्योंकि वहां पीएच है एल्कलाइन, जबकि इसको आदत है काम किस पे करने की, हाईली एसिडिक मीडियम। वहां पहुंच करके जब ये डेनेचर होगा, तो अब ये एज एन एंजाइम तो काम नहीं करेगा, पर हाँ ये प्रोटीन तो है ही अभी भी, भले इसकी स्ट्रक्चर डेनेचर हो गई पर उसके बावजूद प्रोटीन तो है। यानी कि अगर अपन बात करें तो कभी ऐसा तो नहीं कहा जाता है कि उबले हुए अंडे से प्रोटीन कम मिलती है, लिक्विड वाले से ज्यादा मिलती है, नहीं ना, दोनों से बराबर। बस फिर क्या हुआ कि उबले हुए के अंदर क्या हुआ कि प्रोटीन डेनेचर हो गई। तो वैसे ही यहां पर हुआ कि हम जब स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन लिखते हैं, तो वहां हम डिनोट कर रहे हैं कि स्टमक से जो पेप्सिन आया था वो अब डेनेचर हो चुका है, और डेनेचर होने के बाद अब ये केवल एक प्रोटीन की तरीके से काम करेगा। दूसरा, मैंने कहा था कि एब्जॉर्प्शन में जो एनसीईआरटी ने म्यूकोसा ऑफ माउथ लिखा है, तो ध्यान रखें म्यूकोसा को बेटा इस बेसिस पर क्लासिफाई नहीं किया जाता है, डिफाइन नहीं किया जाता कि यहां म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है कि नहीं। म्यूकोसा को हम डिफाइन करते हैं कि हम उस लेयर को म्यूकोसा कहते हैं जहां पे लैमाइना प्रोप्रिया पाई जाए। अगर लैमाइना प्रोप्रिया एपिथेलिया के साथ मौजूद है तो हम उसे म्यूकोसा कहेंगे, अगर लैमाइना प्रोप्रिया नहीं पाई जा रही है तो हम उसको म्यूकोसा नहीं कहते। ध्यान रखें, नाम से कंफ्यूजन उत्पन्न होता है कि म्यूकोसा का मतलब है म्यूकस सेक्रीट करना, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर यहाँ लैमाइना प्रोप्रिया मौजूद है तो लैमाइना प्रोप्रिया के प्रेजेंट होने पर इसे क्या कहा जाएगा, म्यूकोसा कहा जाएगा। लैमाइना प्रोप्रिया अगर है तो क्या बोलेंगे, म्यूकोसा कहेंगे इसे। तो अगर हम इसे म्यूकोसा कह रहे हैं तो इसलिए नहीं कह रहे कि म्यूकस ग्लैंड पाई जा रही है, नहीं पाई जा रही, वो तो हमें पता है कि नहीं होती भाई, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलिया है, म्यूकस ग्लैंड यहां पर नहीं होगी। म्यूकस ग्लैंड नहीं है बट लैमाइना प्रोप्रिया इज प्रेजेंट, इसलिए इसे म्यूकोसा कहा जाता है। तो म्यूकोसा कहा है वो भी सही है, और म्यूकस ग्लैंड नहीं होती ये बात भी सही है, पर म्यूकोसा कहने का बेसिस म्यूकस ग्लैंड का होना या ना होना नहीं होता है। बेसिस होता है कि क्या एपिथेलिया के साथ लैमाइना प्रोप्रिया पाई जाती है या फिर नहीं पाई जाती है। अब यहां देखें, आगे हम अगर बात करते हैं तो आप बात करेंगे बेटा रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन के बारे में। तो आप बात कर लेते हैं जरा अबाउट रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन, कि भाई डाइजेशन को हम रेगुलेट कैसे करेंगे। डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो हमारे अंदर न तो हमेशा चल सकती है और ना हमेशा बंद हो सकती है। इसका मतलब हुआ कि जब भी हमें जरूरत पड़े तब इसे ऑपरेट होना चाहिए, और जब जरूरत नहीं है तब इसे ऑपरेट नहीं होना चाहिए। मतलब कि सर्टेन काइंड ऑफ रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड। यहां देखिए, अगर हम बात करते हैं तो अगर बच्चों हमने फूड को देखा, यानी कि फूड की साइट, स्मेल या इवन थॉट, साइट, स्मेल, थॉट, मतलब कि आपको मान लो भूख लग रही है, आपने खाना देखा, खाने की स्मेल आई, या आपने कई बार फील किया होगा कि आपके अपने होम टाउन में कोई ना कोई एक पर्टिकुलर डिश होगी जो कि आपको बहुत अच्छी लगती होगी और वो कोटा में नहीं मिलती होगी, है ना। तो जब भी अगर उसके बारे में आप सोचते हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। यानी कि अपन ने क्या कहा, थॉट ऑफ फूड भी ऐसा कर सकता है। तो हमने कहा कि साइट, स्मेल या थॉट ऑफ फूड, या अपन कहें प्रेजेंस ऑफ फूड इन बक्कल कैविटी, या फिर प्रेजेंस ऑफ फूड इन बक्कल कैविटी। ये कौन शैतान बालक है, किसकी ज्यादा लात निकली जा रही है? नहीं, आवाज इसकी तो नहीं थी, किसी और कोई और ही कलाकार, एक नया कलाकार जो है, मतलब वो कहते हैं नवोदित कलाकार, उभरता हुआ कलाकार कौन है भाई? तो चलो ध्यान देखो, मैंने क्या कहा कि साइट, स्मेल, थॉट या प्रेजेंस ऑफ बक्कल कैविटी, अगर ये चीजें हो तो इसकी वजह से बेटा क्या होने लगता है, सलाइवेशन। तो ध्यान दीजिए, इसकी वजह से क्या हुआ, सलाइवेशन हुआ। तो हमने कहा कि इनकी वजह से सलाइवेशन होने लगेगा। या फिर
ये जो प्रेजेंस ऑफ फूड इन बक्कल कैविटी वाला फैक्टर है, ध्यान दें, जो प्रेजेंस ऑफ फूड इन बक्कल कैविटी है, ये चीज आपके अंदर गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सेक्रीशन भी स्टार्ट करा सकती है। क्या स्टार्ट करा सकता है बेटा? गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सेक्रीशन। तो ये गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सेक्रीशन को भी स्टार्ट करा सकती है। अब ये गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सेक्रीशन को स्टार्ट करा सकती है, इस चीज का रेस्टोरेंट्स वगैरह में बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। आपने कभी कभी देखा हो तो कुछ भले रेस्टोरेंट्स में जब आप जाते हैं तो आपको छाछ है या सूप है या पापड़ है, कुछ ना कुछ चीज शुरू में पहले फ्री में दी जाती है, जो आप पहुंचेंगे और प्लेट ला करके टेबल पे एज अ स्टार्टर आपको जो रख दी जाएगी। वो होती इसीलिए है कि आप उसे कंज्यूम करें, कंज्यूम करने पे गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सेक्रीशन स्टार्ट हो। आपको अगर भूख नहीं लग रही है तो भी भूख लगे, आप एक प्लेट ज्यादा खाएं, आपको 10 रुपए की चीज खिलाई और आप 250 रुपए ज्यादा दे करके आए, तो वो सिर्फ इसीलिए होता है जिससे कि गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सेक्रीशन को स्टार्ट किया जा सके। अब ध्यान देना, हमने यहां जो कहा कि जो रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन है, ये रेगुलेशन होता है बेटा दो तरीके का। ध्यान दो, रेगुलेशन कितने तरीके का? दो। पहले टाइप का रेगुलेशन होता है जबकि हम बात करें न्यूरल रेगुलेशन, यानी कि रेगुलेट कौन कर रहा हो? नर्वस सिस्टम। दूसरा हमने कहा कि ये रेगुलेशन हो सकता है हार्मोनल, जबकि रेगुलेट यहां कौन करे बेटा? हार्मोन रेगुलेट कर रहे हो। दोनों ही चीजें रेगुलेट करती हैं। यहां जब मैं बात करता हूं न्यूरल रेगुलेशन के बारे में, तो ये न्यूरल रेगुलेशन लोकल भी होता है एंड थ्रू सीएनएस भी होता है। तो न्यूरल रेगुलेशन का पहला टाइप क्या हुआ? लोकल। यानी कि कुछ हद तक जो रेगुलेशन है वो हमारे इंटेस्टाइन या स्टमक के लेवल पर भी परफॉर्म किया जाता है, और वहीं पर रेगुलेशन हमें सीएनएस भी प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों चीजें हमें रेगुलेशन प्रोवाइड करती हैं। अब देखिए, पहले अगर मैं समझता हूं कि थ्रू सीएनएस आपको कैसे मिला, तो सीएनएस से आप जानते हैं पीएनएस ओरिजिनेट होता है। पीएनएस में आप जानते हैं कि हम इसे सोमैटिक और ऑटोनोमस में डिवाइड करेंगे। पहला क्या हुआ? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दूसरे का नाम क्या हुआ? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो फर्स्ट वन इज सोमैटिक एंड सेकंड वन इज ऑटोनोमस। ऑटोनोमस में आप जानते हैं ये दो टाइप का होता है, पहला सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। तो पहले को नाम दिया सिंपैथेटिक और दूसरे का नाम क्या हो गया? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हुआ। यहां पर ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये आपके अंदर बेटा डाइजेशन को बढ़ाता है ना। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी काम करेगा तो ये आपके अंदर डाइजेशन को बढ़ाएगा। मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल की मोटिलिटी हो, चाहे एलिमेंट्री कैनाल के सेक्रीशन हो, दोनों चीजों को बढ़ाना काम किसका है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। वहीं पर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये आपके अंदर डाइजेशन को घटा देता है। तो हमने कहा कि ये हमारे अंदर डाइजेशन को क्या करेगा? घटा देगा। यहीं पर आप देखिए, जब आप बात करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आप देखो, जो 10th क्रेनियल नर्व है, इसका नाम क्या होता है? वेगस। 10th क्रेनियल नर्व का नाम क्या है बेटा? वेगस। तो हमने कहा 10th क्रेनियल नर्व का नाम होता है वेगस, और ये गैस्ट्रिक सेक्रीशंस को प्रमोट करती है। ये किसे प्रमोट कर रही है? गैस्ट्रिक सेक्रीशंस को प्रमोट करती है। यानी कि गैस्ट्रिक सेक्रीशन को क्या करती है? बढ़ा देती है। ये जब भी अगर एक्टिवेट होगी तो गैस्ट्रिक सेक्रीशन बढ़ाएगी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर वेगस नर्व को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट किया जाए तो क्या होगा? अगर वेगस नर्व को किया ज्यादा स्टिमुलेट तो उस केस में गैस्ट्रिक सेक्रीशन होंगे ज्यादा, और अगर ये सेक्रीशन ज्यादा हुए तो हाइपर एसिडिटी होने लगेगी ना। तो गैस्ट्रिक सेक्रीशन अगर हुए ज्यादा तो हाइपर एसिडिटी होने लगेगी। वो किसकी एक्टिविटी की वजह से? वेगस नर्व। अब इधर लोकल रेगुलेशन भी समझ लेते हैं। जब आप देखते हैं लोकल रेगुलेशन के बारे में, तो हम हिस्टोलॉजी की ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। हम जानते हैं कि सबसे बाहर की तरफ क्या पाया जाता है? सिरोसा। उसके अंदर का लेयर क्या कहा जाता है? मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में बाहर के लेयर का नाम लॉन्गिट्यूडिनल। अंदर की तरफ कौन होता है? सर्कुलर। तो ये अभी जो हम बना रहे हैं, ये कौन सी हो गई बेटा? लॉन्गिट्यूडिनल मसल। और इसके अंदर की ओर पाई जाती है सर्कुलर मसल।
तो यहाँ जो सर्कुलर मसल होगी ये आपकी कुछ ऐसे करके प्रेजेंट होगी कि ये हो गई आपकी सर्कुलर मसल। यहाँ जो ये लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल लेयर है, इन मसल लेयर के बीच में नर्व्स का बना हुआ एक नेटवर्क पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, नर्व का बना हुआ एक नेटवर्क मौजूद होगा। ये नेटवर्क कहाँ है, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल लेयर के बीच पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे नर्व्स का होता है एक नेटवर्क, और ये जो नेटवर्क है ये यहीं से सिग्नल लेता है और यहीं पे अपने काम करता है। इस नर्व नेटवर्क का नाम होता है माइंट्रिक प्लेक्सस। क्या कहा जाता है इसको बेटा, माइंट्रिक प्लेक्सस कहते हैं। देखिए नर्व से रिलेटेड टर्म आपके पास क्या है, मायो, क्योंकि यहां पर ये रेगुलेट कर रही है मसल्स ऑफ एंटेरॉन। एंटेरॉन यानी कि गट, तो इसीलिए वर्ड आपने उठाया माई, मतलब कि मायो। फिर आपने लिखा एंटेरिक, तो नाम क्या बन गया, माइंट्रिक। तो ये जो माइंट्रिक प्लेक्सस है ये आपके अंदर बेटा रेगुलेट करता है पेरिस्टल्सिस। तो इसने रेगुलेट क्या कराया, पेरिस्टल्सिस को रेगुलेट किया। तो हमने कहा कि ये रेगुलेट करेगा हमारे अंदर पेरिस्टल्सिस, तो पेरिस्टल्सिस इज रेगुलेटेड बाय माइंट्रिक प्लेक्सस। वहीं पर ये जो आपका लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल थी, इनके अंदर की ओर आपको पता है कि यहां पे अब क्या पाई जाएगी, म्यूकोसा, और मस्कुलरिस और म्यूकोसा लेयर दोनों के बीच में यहां पर क्या भरा होता है, सब म्यूकोसा। तो यहां पर ये क्या भरा हुआ है, सब म्यूकोसा है। एक और नर्व प्लेक्सस पाया जाता है सब म्यूकोसा में। यहां कहते हैं कि सर्कुलर मसल और सब म्यूकोसा के बीच में होता है। मतलब ये कहां पाया जा रहा है, सब म्यूकोसा के अंदर। क्योंकि ये सब म्यूकोसा के अंदर पाया जाता है तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं सब म्यूकोसल प्लेक्सस। तो इसे क्या कहा, सब म्यूकोसल प्लेक्सस नाम दिया गया। क्यों कहा गया, क्योंकि पाया कहां जा रहा है, सब म्यूकोसा में है। और ये सब म्यूकोसल प्लेक्सस हमारे अंदर रेगुलेट करता है सेक्रीशंस को। तो इसने रेगुलेट क्या किया बेटा, सेक्रीशन। तो सेक्रीशंस को रेगुलेट करने वाला प्लेक्सस क्या कहा गया, सब म्यूकोसल प्लेक्सस कहा गया। तो आप ध्यान देंगे, हमने कहा कि रेगुलेशन इज बोथ लोकल एंड थ्रू सीएनएस। लोकल रेगुलेशन के लिए दो प्लेक्सस पाए जाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल के बीच, जिसको आपने नाम क्या दिया, माइंट्रिक प्लेक्सस, पेरिस्टल्सिस रेगुलेट करता है। दूसरा सब म्यूकोसा में, विच इज नेम्ड एज सब म्यूकोसल प्लेक्सस, और ये हमारे अंदर सेक्रीशंस को रेगुलेट कराता है। जब आप बात करते हैं रेगुलेशन थ्रू सीएनएस, तो वहां पर आपने कहा कि विसरल जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर एएनएस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम आएगा। एएनएस में आपने कहा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डाइजेशन को घटाता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक बढ़ा देता है। वहीं पर आपने कहा सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो 10th क्रेनियल नर्व यानी कि वेगस नर्व है, ये वेगस नर्व एलिमेंट्री कैनाल की एक्टिविटीज को या स्टमक की एक्टिविटीज को बढ़ाती है, स्टमक के सेक्रीशंस को बढ़ा रही है। मतलब कि रेगुलेशन आपको लोकल भी मिला और कैसा मिला, सीएनएस के थ्रू। अब इधर हम देखते हैं, हमने कहा कि साहब हार्मोनल रेगुलेशन भी होता है। तो हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होगा, इस बात को अपन इधर समझेंगे। और इसको समझने के लिए आप देखें, मैंने आपसे कहा कि ये हमारा हो गया सबसे पहले स्टमक है, और ये जो स्टमक है इसके बाद आगे अब यहां कंटिन्यू करता है ड्यूडेनम। देखिए स्टमक के बाद बेटा कंटिन्यू किसने किया, ड्यूडेनम। यहां जो ड्यूडेनम कंटिन्यू कर रहा है, ड्यूडेनम सी शेप्ड है। सी शेप ड्यूडेनम के दोनों लिम्स के बीच में यहां एक ग्लैंड पाई जाती है, नाम बताओ जरा इसका, पैनक्रियास। कौन सी ग्लैंड है, पैनक्रियास। ये जो स्टमक है ये होता है एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड में, जबकि इसके राइट साइड में यहां पर पाई जाती है एक ग्लैंड, जिसको अपन नाम क्या देते हैं बेटा, लिवर। हमने कहा बाइलोब ग्लैंड थी। इसमें हमने कहा कि राइट लोब बड़ा है और राइट लोब के साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। तो ये हुआ गॉल ब्लैडर। अब यहां हम देखते जाएंगे कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं। तो यहां पर हार्मोनल रेगुलेशन में हम कहते हैं कि लोकल हार्मोन्स काम आते हैं,
और ये जो लोकल हार्मोन्स हैं ये रिलीज होते हैं, तो अपन कहते हैं फ्रॉम म्यूकोसा ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो म्यूकोसा ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन से कुछ लोकल हार्मोन सेक्रेट होते हैं जो कि यहां पर काम आने वाले हैं। कौन कौन से हार्मोन होंगे हम वन बाय वन देखते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले फूड कहां पहुंचा? आपके स्टमक के पास। जैसे ही फूड आपके स्टमक के पास पहुंचता है तो आपका स्टमक अब एक्टिवेट होना चाहिए। स्टमक के म्यूकोसा से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको नाम दिया जाता है गैस्ट्रिन। स्टमक के म्यूकोसा से आने वाले हार्मोन का नाम गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन हार्मोन काम करता है स्टमक के ऊपर और स्टमक पर इसका इफेक्ट होता है पॉजिटिव। गैस्ट्रिन ने काम कहां किया? स्टमक पर, और स्टमक पर इसका इफेक्ट कैसा है? पॉजिटिव। मतलब बोलो जरा, स्टमक की एक्टिविटी बढ़ी या घटी? बढ़ गई। मतलब जब भी कहा जाएगा कि गैस्ट्रिन आ रहा है मतलब कि स्टमक की एक्टिविटी बढ़ने वाली है। यहीं पर स्टमक में लगभग 4 से 5 घंटे फूड का डाइजेशन हुआ, तब तक स्टमक की एक्टिविटी को बढ़ा के रखा गैस्ट्रिन ने। 4 से 5 घंटे के बाद जब स्टमक अपना काम कर चुका तो अब इसने काइम किसे दे दिया? ड्यूोडेनम को, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को, और बोला कि अब तुम डाइजेस्ट करो। जब इसको दिया तो ड्यूोडेनम ने बोला स्टमक को कि पहले तुम तो काम करना बंद करो, क्योंकि भाई तुम काम करते हो तो HCl बनता है और मेरे लिए समस्या बढ़ जाती है, पीएच मेंटेन करना पड़ता है। तो इसने कहा मेरे पास तो गैस्ट्रिन है, मैं तो काम करूंगा। तो इसने कहा अच्छा रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे। इसने क्या किया कि यहां से एक हार्मोन सेक्रेट किया जिसका नाम था GIP। हार्मोन का नाम क्या है? GIP। GIP ने जाकर के स्टमक पर इफेक्ट शो किया निगेटिव। कैसा इफेक्ट दिया? निगेटिव। GIP का नाम होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। नाम क्या है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड नाम होता है। और ये जो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है इसी का दूसरा नाम होता है एंटेरोगैस्ट्रोन। क्या बोलते हैं? एंटेरोगैस्ट्रोन कहा जाता है। तो ये एंटेरोगैस्ट्रोन को किसने रिलीज किया? ड्यूोडेनम ने। काम कहां पर किया? स्टमक पर। और स्टमक की एक्टिविटी को क्या कर दिया? सप्रेस। तो स्टमक की एक्टिविटी को इसने घटा दिया। अब तक हम 2 हार्मोन की बात कर चुके हैं। पहला गैस्ट्रिन, स्टमक से आया, स्टमक पे काम किया और स्टमक की एक्टिविटी बढ़ा दी। GIP ड्यूोडेनम से आया, स्टमक पे काम किया और स्टमक की एक्टिविटी को हटा दिया इसने। अब इसके बाद अगला हार्मोन आता है जिसका नाम है सेक्रेटिन। तो अगले हार्मोन को हमने बेटा नाम क्या दिया? सेक्रेटिन। तो देखिए, अगला हार्मोन आता है सेक्रेटिन, और ये सेक्रेटिन जो है ये मल्टीटास्किंग हार्मोन है, कई सारे काम करता है। सेक्रेटिन का पहला काम होता है कि ये स्टमक पर जाएगा और स्टमक की एक्टिविटी को कम करेगा। मतलब फीडबैक कैसा देगा? नेगेटिव। तो सेक्रेटिन का स्टमक पर प्रभाव होता है क्या? हाँ। कैसा होता है? नेगेटिव। अगर सेक्रेटिन का स्तर बढ़ेगा तो स्टमक की एक्टिविटी घटेगी। मतलब कि अगर ड्यूोडेनम काम करेगा तो स्टमक को रोक देगा काम करने से। यही सेक्रेटिन। अब देखो, स्टमक को तो रोक दिया, पर यहां पर इसको 2 काम करते हैं ड्यूोडेनम को। पहला तो इसको अपना एल्कलाइन मीडियम यानी कि क्षारीय वातावरण बनाए रखना है, और दूसरा इसका काम है कि इसको यहां फूड का डाइजेशन भी करना है। अब अगर इसे बनाए रखना है एल्कलाइन मीडियम तो इसको क्या चाहिए? बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट्स मिलेंगे कहां से? तो सेक्रेटिन भाग करके गया लिवर के पास। कहां गया? लिवर के पास। लिवर को बोला कि तुम अपने पास से क्या बनाओ? बाइल। क्या बनाओ? बाइल बनाओ। और जो बाइल बनाओगे उसके अंदर क्या रहेगा? बाइकार्बोनेट होंगे, कार्बोनेट्स होंगे, वो एल्कलाइन मीडियम बना देंगे। यहां पर बनेगा ना। तो पहला सेक्रेटिन के 2 काम हमको समझ में आते हैं। सेक्रेटिन का अगला काम देखिए। सेक्रेटिन यहां से जाकर के काम करता है पैनक्रियाज पर। कहां काम किया? पैनक्रियाज पर। इफेक्ट इसका पॉजिटिव होता है और इसकी वजह से यहां आएगा बेटा पैनक्रियाटिक जूस, और ये जो पैनक्रियाटिक जूस यहां पर आएगा इट विल बी रिच इन
बाइकार्बोनेट एंड वाटर, क्या ज्यादा होगा? बाइकार्बोनेट और वाटर यहां पर ज्यादा रहेगा, ऐसा पैनक्रियाटिक जूस सेक्रीट किया जाएगा। तो बाइकार्बोनेट और वाटर ज्यादा है तो पीएच हो गई मेंटेन। पर भैया डाइजेशन भी तो करना है, तो अब डाइजेशन करना है तो उसके लिए भी कुछ प्रबंध किए जाए। सेक्रेटेन ने काम कितनी जगह किया है? 3, स्टमक, लिवर और पैनक्रियास। अब इधर अगला हार्मोन आता है इस पूरी कहानी में, और जो हार्मोन अब आता है इसका नाम है CCK-PZ। कौन सा हार्मोन आया? CCK-PZ, ये इसका नाम है। अब देखिए इसके नाम में पहले वर्ड आता है कोले, बताओ कुछ याद आता है? ग्लाइकोकोलेट, टोरोकोलेट, बाइल सॉल्ट। अगला नाम आया सिस्टो, कुछ याद आया? सिस्टिक डक्ट यानी कि गॉल ब्लैडर, काइनेन यानी कि काइनेटिक। अगला वर्ड क्या आया? काइनेन, यानी क्या हुआ? काइनेटिक। तो कोलेसिस्टोकाइनेन इसका पूरा नाम हुआ। ये जो कोलेसिस्टोकाइनेन है जाकर के काम किस पर करेगा? तो इसने काम किया कहां? गॉल ब्लैडर पे। और गॉल ब्लैडर पर जब काम करेगा तो प्रभाव पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव? गॉल ब्लैडर से आएगा कंसंट्रेटेड बाइल, कहां पर आएगा? ड्यूडेनम में। हार्मोन का पूरा नाम था कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। पूरा नाम क्या था? कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन नाम था। अब यहां पढ़िए, पैनक्रियो मतलब पैनक्रियास, फिर क्या है? जाइम मतलब कि एंजाइम। यहां से ये गया पैनक्रियास के पास। कहां जाकर पहुंचा? पैनक्रियास के पास। जब पैनक्रियास के पास जाएगा तो इसने पैनक्रियास को दिया पॉजिटिव फीडबैक, और बदले में पैनक्रियास ने रिलीज किया एंजाइम रिच पैनक्रियाटिक जूस। क्या आया? एंजाइम रिच पैनक्रियाटिक जूस यहां पर आता है। तो एंजाइम रिच पैनक्रियाटिक जूस सेक्रीट करना, ये काम किसने कराया? CCK-PZ ने कराया। तो हमारे पास हार्मोन कितने हुए? 4। ये चारों हार्मोन स्टमक और इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से आए, अलग अलग जगह पर काम किए और इनके अलग अलग प्रभाव थे। अब कल हम बात करेंगे कि फूड का जो डाइजेस्ट हुआ उसका एब्सॉर्प्शन कैसे किया जाता है, पर वो बातें अब कल। क्या बेटा? यहाँ पे लिखा सबम्यूकोसल प्लेक्सस रेगुलेट सेक्रीशन। यहाँ सेक्रीशन आएगा ल्यूमेन के अंदर, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड थी उनके सेक्रीशन को रेगुलेट करते हैं। वो वहां से रिलीज कराता था एंजाइम, वो रिलीज कराता है बाइकार्बोनेट और वाटर। ये जाके पहुंचता है गॉल ब्लैडर पे, गॉल ब्लैडर के पास क्या? कंसंट्रेटेड बाइल, जबकि वो काम करता है लिवर पे।